नमस्कार, मैं हूं अमित पालिस। सुबह के 9 बजने जा रहे हैं। बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर दिन भर आपकी नजर रहने वाली। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो काबुल से आ रही है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बीती रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर हवाई हमला किया। इस एयर स्ट्राइक में 400 लोगों की जानें गई हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हैं। सेंट्रल काबुल में मौजूद ये अस्पताल जिस पर बमबारी हुई, आसमान में आग की लपटें उठने लगी। आप देखिए, ये बिल्डिंग जिस पर ये हमला हुआ, ये एक नशा मुक्ति अस्पताल है और आग की लपटें मानो आसमानों तक जा रही हैं। इसके बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। अफगान प्रवक्ता के मुताबिक इस हमले में मारे गए ज्यादातर लोग वहां इलाज करवाने आए मरीज थे। वहीं पाकिस्तान ने किसी अस्पताल पर एयर स्ट्राइक करने से इनकार किया है। हमले के वक्त नशा मुक्ति केंद्र में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हमले के बाद हॉस्पिटल की बिल्डिंग में आग लग गई। मरीज मलबे के नीचे दब गए। पिछले कई घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे के नीचे से लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है, जद्दोजहद जारी है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जिस वक्त काबुल के पास मौजूद इस नशा मुक्ति केंद्र पर हमला हुआ और उसके बाद जो यहां पर दहशत फैली, जो तबाही मची है, उसका मंजर आप देख रहे हैं। बहुत ही दुखद है। 400 लोगों की मौत हुई। लेकिन जिस वक्त धमाका हुआ था, यह स्ट्राइक हुआ था, उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। एक बार फिर से उस वीडियो को हम दिखाएंगे क्योंकि इस वीडियो से आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये कोई आम स्ट्राइक नहीं है। इसमें जिस एमुनेशन का इस्तेमाल किया गया बहुत ही घातक है और उसका जो दायरा चिंगारियां से दिख रही है अमित, ये आमतौर से बिल्कुल फास्फोरस बॉम्ब में दिखाई देती हैं। इस तरह की जो एक्स्ट्रा लाइट जो धुएं के दरमियान में दिख रही है, क्योंकि ये कोई आम स्ट्राइक नहीं है। ये बहुत ही घातक स्ट्राइक था और इसका मकसद ये था कि एक बहुत बड़े दायरे में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और इस तरह का जो हथियार, आप कह सकते हैं कि हाँ, पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है, काबिलियत है कि उसके पास इस तरह के हथियार होंगे, उसके पास इस तरह के फाइटर्स हैं जिसके जरिए इसको डिलीवर किया गया होगा या फिर स्ट्राइक किया होगा। और उसके बाद इतने भारी हथियार का इस्तेमाल किसी अस्पताल पर क्यों किया गया जहां पर मरीज थे? 2000 से ज्यादा लोग उस वक्त वहां मौजूद थे और मारे गए ज्यादातर लोग वहां आए हुए मरीज थे, जो इलाज के लिए वहां आए थे, जो अलग अलग तरह के नशे के एडिक्ट थे, जो उन नशों से मुक्ति चाहते थे और वो इस अस्पताल में थे। और ज्यादातर वही लोग इस हमले में मारे गए हैं। अब हालांकि इनकार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये हमला आखिर फिर कौन करेगा, सवाल यही, क्योंकि पाकिस्तान ने ही एयर स्ट्राइक की है काबुल के कई अलग अलग इलाकों में और उसमें से एक ये अस्पताल जो नशा मुक्ति केंद्र था, जहां पर 400 लोगों की जानें गई हैं और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जाहिर सी बात है, आप देखिए अलग अलग यहाँ पर क्वार्टर्स भी बने हुए हैं क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में जो लोग आते थे उन्हें लंबे वक्त तक रखा जाता था। तो इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ग्राउंड फ्लोर और एक उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, 2 यहाँ पर ढांचे बने हुए हैं जहाँ पर लोगों को अलग अलग कमरों में रखा जाता था। ये तमाम जो आप अस्पताल का एरिया देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये सब आग की लपटों से घिरा हुआ है। और इस बीच पाकिस्तान ने काबुल में किसी भी अस्पताल पर स्ट्राइक करने से इनकार किया है। पाकिस्तान की रक्षा सूत्रों के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि सोमवार की रात पाकिस्तान जेट्स ने काबुल में 2 ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जहां हथियारों का जखीरा रखा हुआ था। अब पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने नारंगहार और काबुल में ड्रोन असेंबली यूनिट्स पर हमला किया है। इन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के अंदर हमला करने की साजिश रची जा रही थी। अब हमला करने की बात तो उन्होंने मानी है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि नशा मुक्ति केंद्र पर हमला किया है। और जाहिर सी बात है कि एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की ओर से हुआ है और काबुल में भी हमला हुआ है। तो ऐसे में जो ये मौतें हुई हैं, जिससे इनकार कर रहा है पाकिस्तान, उसके जिम्मेदार पाकिस्तान ही है। और इस बीच तालिबान ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने दावा किया कि अस्पताल को नहीं बल्कि मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। तालिबान के प्रवक्ता ने इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने हवाई हमलों में निर्दोष लोगों को मारा है, बेगुनाह लोगों को मारा है। और ये सच सामने आना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि हमला किसकी तरफ से किया गया है। ये थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि हमला किसकी तरफ से किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जिस वक्त हमला हुआ था उसके बाद का ये मंजर है। बहुत ही भयावह मंजर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें अलग अलग कमरे बने हुए हैं। नशा मुक्ति केंद्र में ज्यादातर लोगों को लंबे वक्त तक रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग कमरे होते हैं जिस तरह के आप हॉस्टल्स में देखते हैं, और वहाँ पर लोगों को रखा जाता है। ये पूरा का पूरा जो हॉस्टल यहाँ पर नजर आ रहा है, जहाँ पर रह रहे थे वो मरीज जो नशा मुक्ति केंद्र में आए थे, वो पूरा इमारत इस वक्त आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। अब इस पूरे हमले के पीछे जो बात निकलकर सामने आई है
वो निकलकर सामने ये आ रही कि पाकिस्तान ने कल हमले किए थे, नागरहार में किए थे, काबुल में किए थे, लेकिन उसका कहना है कि उसने ड्रोन असेंबली यूनिट्स पर हमले किए थे। लेकिन जो ये तस्वीर आई है काबुल से, ये कहीं से भी ड्रोन असेंबली नहीं है हुसैन। और हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पाकिस्तान के हमले में अस्पताल में 400 लोगों की मौत और पाकिस्तान का इनकार। अब पहली नजर में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जिससे ये बिल्कुल साबित होता हो कि यह हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया? खबर निकली कि हुसैन, इस बात में बिल्कुल क्लैरिटी थी। कल देर रात जैसे ही पाकिस्तान ने एयर स्पेस वायलेट किया और साथ में जो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी मूवमेंट की, उसके अलावा जो रॉकेट्स बॉम्ब्स हैं उनको ड्रॉप किया। ये ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है दरअसल नंगरहार एरिया, जो कि बिल्कुल डूरन लाइन के काफी करीब पड़ता है, और उसके बाद काबुल का एरिया। ये दो ऐसे स्पॉट थे जहां पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई, बॉम्बिंग की गई, और फिर उसके बाद इसमें करीबन 400 से ज्यादा के लगभग जो लोग हैं उनकी जान गई है, और करीबन 250 से 300 ऐसे लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं। ये कुल मिला के उम्मीद नाम का ये हॉस्पिटल है जो कि ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है, काबुल में मौजूद है, काबुल के अंदर है। और इस यहां पर अधिकतर, मतलब आप ये समझ लीजिए पूरा काबुल, नंगरहार, उसके बाद पाक्तिका, ये आसपास के जितने भी एरियाज है, चाहे कांधार, वहां से सभी जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, वो यहां पर आकर अपना इलाज करवाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से फेस सेविंग के तौर पर यह कहा गया है कि ये एक ड्रोन असेंबलिंग लाइन थी जो कि अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से बिल्कुल इसमें क्लियरली कहा गया है कि ये दरअसल पूरी तरह से झूठ है। और जो हमारे ऑन ग्राउंड सोर्सेज मौजूद है जो कि वहां पर काबुल के अंदर मौजूद है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की देर रात, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान की जो एम्बेसी है दिल्ली में, उसने भी इस बात को कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने ना ही केवल एयर स्पेस वायलेट किया बल्कि एक बहुत ही कायरतापूर्ण हरकत की है जिसमें करीबन 400 से ज्यादा तालिबानी अफगानी जो लोग हैं उनकी जान गई है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक तरीके से एस्केलेशन है, और जो अफगानिस्तान ने कहा है कि हम इस समय रहते हुए इसका पूरी तरह से बदला लेंगे, क्योंकि एक छोटी बात नहीं है पाकिस्तान के द्वारा। तो ये एक, अब ये समझ लीजिए कि जो मनीष, आपको जरा रोक रहे हैं, कुछ बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें आ गई, वो जरा दर्शकों को उसके बारे में बता दें। ये आप देखिए बाईं तरफ जो तस्वीर आई, किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों की जिंदगी बचाना सबसे अहम होता है ऐसे मौके पर, और लोग फौरन ही जो है, जो जख्मी लोग हैं उनको वहां से निकाला जा रहा है। जो भी चीज उनके पास संसाधन मौजूद है, उन्हीं संसाधन के जरिए एक कंबल में किसी एक जख्मी व्यक्ति को लिटाया जा रहा है और उसको फिर वहां से ले जा रहे हैं ताकि उसे फौरन जो है किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके जहां उसे इलाज मिल सके। और यहाँ पर जो आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, जो वहाँ पर मेडिकल रेस्क्यू के लिए आए हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा आहत हैं, जो वहाँ पर उनको ये भयावह मंजर देखने को मिला जहाँ पर करीब 400 लोगों की जान चली गई। और देखिए ये नई तस्वीर आई है किस तरह से वहाँ पर जो आम लोग ही मौजूद थे वो यहाँ पर रेस्क्यू के लिए आए। यहाँ पर एम्बुलेंस भी एक दिख रहा है और एम्बुलेंस में भी लोगों तक को पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। मनीष, आज के वक्त में इस तरह के हमले के बाद कोई बच नहीं सकता। हमने ईरान के मिनाब में जो स्कूल पर एक हमला हुआ था और जिस स्कूल के हमले में 165 से ज़्यादा बच्चियों की जानें गई थी, जब बहुत क्लोज कैमरों से मॉनिटरिंग हुई तो ये पता चला कि उसमें अमेरिकन मिसाइल नहीं जाकर वहां पर हिट किया था। तो ऐसी कुछ तस्वीरें बहुत जल्द मुझे लगता आ जाएंगी जिससे क्लियर हो जाएगा कि हमला पाकिस्तान ने किया। हुसैन, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान का मतलब है अमेरिकी और चाइनीज हथियार और साथ में टर्किश वेपन। तो ये तीनों कंट्री के वेपन के जो सिग्नलिंग है वो बिल्कुल दिखाई देगी। आपने ईरान का एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं इस बात को और आगे की तरफ लेके जाता हूं। जब मैं खुद कांधार में मौजूद था या फिर तालिबान अफगानिस्तान में था, उस दौरान भी ये देखने को मिला था कि तालिबान की जब फायरिंग की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, तो उस दौरान भी वो अमेरिका से लिए हुए हथियारों का या फिर चाइनीज हथियारों का ही इस्तेमाल कर रहा था। फाइटर जेट का इस्तेमाल करना और फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए उस एरिया को टारगेट करना जहां पर एक साथ बहुत सारे लोग हैं, मासूम हैं और इसमें कई सारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सबको टारगेट करना। और तालिबान की तरफ से हमें बार बार इस बात को कहा गया है कि इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट किया है। हथियारों की बात आप समझ लीजिए, चाहे उनके फाइटर एयरक्राफ्ट हों या फिर उसके अलावा F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें बॉम्ब लगे हुए थे और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करके या फिर मिसाइल का इस्तेमाल करके इन्होंने किया। ऐसा नहीं है कि अब तालिबान ने रोकने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी एयर डिफेंस गन यानी
L-70 और बाकी जो हथियारों के जरिए ट्रेसर राउंड्स फायर किए थे, उस दौरान फायर किए जब ये देर रात, जब भारत के समय के अनुसार करीबन 5 से 6 घंटे पहले जब ये फायरिंग की गई थी। तो इस बीच मनीष ये बता रहे हैं कि तालिबान ने भी धमकी दी है कि तालिबान भी जो हमला हुआ इसका जवाब लेगा, और जिस तरह से मासूमों को टारगेट किया गया उसका जवाब अब पाकिस्तान से लिया जाएगा और हमला होगा, पलटवार होगा और बहुत ही घातक होगा, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमले किए और बहुत ही घातक हमले किए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग जारी है, 18वां दिन है, लेकिन युद्ध कहीं से भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। ईरान समर्थकों ने अब हमले शुरू कर दिए हैं। अब इराक के मंजून ऑयल फील्ड में ब्रिटिश ऑयल फर्म के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है। यह हमला ईरान का समर्थन करने वाले गुटों ने किया है। ऑयल फील्ड में जोरदार धमाके सुने गए। इन धमाकों के डर से लोग वहां से भाग खड़े हुए। कुछ रिपोर्टर्स भी बताए जा रहे हैं कि वहां पर मौजूद थे, और कहा जा रहा है कि बसरा में मौजूद इस ऑयल फील्ड पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 2 ड्रोन्स ऑयल फील्ड में हमले के लिए इस्तेमाल किए गए। ऑयल फील्ड की सुरक्षा में यह अब तक की सबसे बड़ी सेंध लगी है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से इराक में ये हमले किए जा रहे हैं। अब इराक में हमला होने का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कारण एक ही है, क्योंकि इराक एक ऐसी जगह है जहां पर जो शिया आबादी है लगभग 60 से 65% है, और यहां पर बड़ी तादाद में जो उग्रवादी संगठन है जिसे मिलिशिया कहा जाता है वो ईरान से समर्थित है। और यही वजह है कि ईरान समर्थित ये मिलिशिया लगातार अमेरिका और अमेरिका के साथी मुल्कों के, या आप कह सकते हैं कि यूरोपीय मुल्कों के ऊपर मौजूद किसी भी बेस को और किसी भी उनके इंस्टीट्यूशन को वो निशाना बना रहे हैं। और यही वजह कि एक बार फिर से ब्रिटिश ऑयल फील्ड की कंपनी के इस कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ है। वहीं बगदाद में एक होटल पर भी हमला हुआ। अमेरिकी दूतावास के पास विस्फोटों के बीच बगदाद के एक होटल को ड्रोन से निशाना बनाया गया। जिस होटल को टारगेट किया गया वहां पर आमतौर से यूरोपीय संघ के लोग और दूसरे बड़े बड़े मिशन के जो डेलीगेट्स आते वो ठहरते। यहां पर भी हमले का शक ईरान समर्थित मिलिशियाज पर ही है। यह होटल बगदाद के बहुत ही सुरक्षित इलाके यानी ग्रीन जोन में मौजूद है। चश्मदीदों के मुताबिक रॉयल ट्यूलिप अल रशीद होटल पर एक ड्रोन से हमला किया गया। इस इलाके में इराक में यूरोपीय संघ का सलाहकार मिशन, दूसरे राजनयिक मिशन है। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक सायरन बजने लगे और अमेरिकी दूतावास के पास एक विस्फोट की खबर आई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में इमारत से आग और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इस होटल का इस्तेमाल अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक पत्रकार और बड़े कारोबारी वहां ठहरने के लिए करते हैं। इस कैंपस में सऊदी अरब का दूतावास भी मौजूद है जहां इस होटल को निशाना बनाया गया। अब इस बीच इराक के आसमान में कई जगहों पर ड्रोन्स भी देखे गए हैं। इन्हीं में से कुछ ड्रोन्स बगदाद के डिप्लोमेटिक एरिया में गिरे तो कुछ बसरा में ऑयल फील्ड्स में गिरे। पूरी रात इराक के आसमान में ड्रोन दिखाई देते रहे और एक एक करके ये अपने टारगेट्स को निशाना बनाते रहे। हालांकि जो एयरफील्ड है या फिर कह सकते हैं अमेरिका का जो विक्ट्री बेस है वहां पर लगातार एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहा है, लेकिन कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ है। उधर इजराइल में लेबनान बॉर्डर के पास हमला हुआ। इजराइल के शहर नाहरिया में एक प्रोजेक्टाइल आपको गिरता हुआ इन तस्वीरों में दिखेगा। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक जलता हुआ आग का गोला सा तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, जमीन की जानिब जा रहा है और फिर जमीन से टकराने के बाद जोरदार धमाका होता है। ये शहर उत्तरी इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के करीब है, इसीलिए माना जाता है कि हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा सकता है। नाहरिया में हुए इस अटैक में एक मकान में आग लग गई। इजरायली रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक इस हमले में 2 बच्चियों समेत 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के हमले के बाद पूरे इलाके में सायरन गूंजने लगा। इजरायली सेना ने मकानों में रॉकेट अटैक की वजह से आग लगने की आशंका जताई। और ईरान की राजधानी तेहरान में स्पेस रिसर्च सेंटर और हमादान में साइबर पुलिस के हेडक्वार्टर पर इजराइल ने जोरदार हवाई हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली हमले में स्पेस रिसर्च सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया, जबकि साइबर पुलिस हेडक्वार्टर में धमाके के साथ आग लग गई, ऊंची लपटें उठने लगी। ईरान प्रशासन के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमले में अब तक 43,000 से ज्यादा रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान ने सैन्य ठिकानों को पहुंचे नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर स्पेस रिसर्च सेंटर और साथ ही साइबर पुलिस हेडक्वार्टर, इन 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया इजराइल की ओर से। एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में जारी जंग को 18 दिन हो गए और पहली बार अमेरिका ने अपने घायल सैनिकों की संख्या बताई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा जंग में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हैं, जो ज्यादातर वन वे अटैक ड्रोन से घायल हुए हैं।
इसके अलावा युद्ध में अब तक 13 सैनिकों की मौत हुई है और 6 सैनिक इराक में KC-135 विमान दुर्घटना में मारे गए। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अब तक ईरान के 7,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, तो इजराइल ने भी लगभग 8,000 ठिकानों को टारगेट किया। यानी 3 हफ्ते में 15,000 ठिकानों को तबाह किया जा चुका है, यह अमेरिका दावा कर रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के 7,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि खार्ग आइलैंड में तेल वाले एरिया को छोड़कर सब कुछ तबाह कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब तक 30 माइन लेइंग शिप सहित 100 से ज्यादा युद्धपोत तबाह किए गए हैं ईरान के। साथ ही ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को तेजी से खत्म किया जा रहा है, जिससे 90% से ज्यादा मिसाइल्स तो तबाह हो गई हैं और साथ ही मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता भी लगभग 0 तक पहुंच रही है। As you know, we attacked Karg Island and knocked it literally, destroyed everything on the island except for the area where the oil is. I call it the pipes. We left the pipes. We didn't want to do that, but we will do that. We can do that on 5 minutes notice. It'll be over. But for purposes of someday rebuilding that country, I guess we did the right thing. But it may not stay that way. Just one simple word and the pipes will be gone too, but it'll take a long time to rebuild that. और अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके 2 और भारतीय जहाज आज गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच रहे हैं। पहला जहाज नंदा देवी करीब 40,000 टन LPG लेकर आ रहा है, वहीं दूसरा जहाज जगलाट की करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर आएगा। और इससे पहले सोमवार को शिवालिक जहाज भी भारत पहुंचा है, जिसे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर डॉक किया गया है। शिवालिक जहाज 45,000 मीट्रिक टन LPG लेकर भारत आया है, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। LPG संकट का समाधान आ गया है। बम, मिसाइल और ड्रोन्स के हमलों के बीच से गुजरते हुए 2 शिप लाइफलाइन बनकर आ गए हैं। 46,000 मीट्रिक टन गैस लेकर शिवालिक शिप मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है। करीब 45,000 मीट्रिक टन गैस लेकर नंदा देवी शिप आज पहुंच रहा है। अब इन शिप से पहुंची गैस को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाएगा। आज मिड सी ऑपरेशन होंगे, यानी इन शिप से गैस को छोटे शिप में ट्रांसफर करके देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाएगा। मोदी सरकार का टारगेट क्लियर है, गैस की किल्लत नहीं होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक चैनल्स को अपना यूज किया है, तो जो अब LPG के वेसल्स निकल रहे हैं, तो उसमें से जो 2 वेसल्स आपने अभी मेंशन किया, एक MT शिवालिक है जो करीब 46,000 मेट्रिक टन ऑफ LPG लेकर के अभी मुंद्रा में अनलोड हो रहा है, और वो पार्ट लोड अनलोड होगा करीब 20,000 मेट्रिक टन वहाँ पे होगा। एंड सब्सिक्वेंटली प्लान ये है कि जो उसका बैलेंस 26,000 मेट्रिक टन है वो वाड़ीनार में शिप टू शिप ट्रांसफ़र होगा, तो STS ऑपरेशन मिड सी में होगा, एंकरेज एरिया में। और फिर कल सुबह MT नंदा देवी वो करीब 45,000 मेट्रिक टन LPG लेके पहुंच रहा है सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग वाड़ीनार में, तो उसको भी शिप टू शिप ट्रांसफ़र करेंगे BW बर्च में। और फिर ये वेसल्स जो हैं मैंगलोर जाएंगे और ईस्टर्न कोस्ट पे भी जाएंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LPG। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हम लोगों को डायरेक्शन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से जो हम लोगों को डायरेक्शन है, और सारे पोर्ट्स को है, सारे मेजर पोर्ट्स को है कि LPG की जो भी वेसल्स आएँ उनको प्रायोरिटी पे सर्विस दी जाए, उनकी बर्थिंग कराई जाए और उसमें कोई भी डिले ना हो। तो जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना है, एक कॉन्टैक्ट नंबर 24/7 ऑपरेशनल होना चाहिए, और जो मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं इस तरह के ऑपरेशन में, सबके साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना है, जिससे कि स्मूथली ये जितनी जो डिसरप्शन है उसको कैसे मिटिगेट करें, उस तरह से मतलब कोई डिले ना हो। पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन खुद निगरानी कर रहे हैं। सेंटर में मोदी सरकार की पैनी नजर है, यानी कांडला से दिल्ली तक हर शख्स मुस्तैद है। शिवालिक शिप पर 46,000 मीट्रिक टन LPG है, जबकि 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है 1,000 किलोग्राम गैस, यानी 46,000 मीट्रिक टन का मतलब हुआ 4 करोड़ 60 लाख किलोग्राम गैस, जबकि एक घरेलू सिलेंडर में करीब
14.2 किलोग्राम एलपीजी भरी जाती है। इस प्रकार 46,000 मीट्रिक टन में 32.4 लाख घरेलू सिलेंडर भरे जा सकते हैं। नंदा देवी ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर लिया है। नंदा देवी टैंकर भी अपने साथ 46,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर आ रहा है। यानी शिवालिक और नंदा देवी को मिलाकर देश में 65 लाख सिलेंडर का तुरंत इंतजाम हो सकेगा। गैस की किल्लत को दूर किया जा सकेगा। देश के लोगों को इस शिवालिक शिप का तुरंत फायदा मिल सके, देश में एलपीजी का स्टॉक तुरंत बढ़ सके, इसके लिए शिवालिक एलपीजी टैंकर के आने से पहले ही उसको लेकर सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई, ताकि कार्गो को जल्दी से जल्दी अनलोड किया जा सके। मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने से पहले फारस की खाड़ी में भारत के 28 तेल और गैस के टैंकर थे, जिनमें से 6 जहाज वहां से निकल चुके हैं, जो बारी बारी से भारत पहुंच रहे हैं। अभी भी 22 टैंकर फंसे हुए हैं। इनमें से 6 एलपीजी कैरियर्स हैं, जिन्हें जल्द ही होर्मुज से निकाल लिया जाएगा। सरकार कह रही है कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है। किसी भी शहर में एलपीजी सप्लाई बंद नहीं की गई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पूरा स्टॉक पहुंच रहा है। सरकार के इन दावों के बावजूद संकट तो है। एलपीजी की सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है, लेकिन घरेलू कस्टमर्स को एलपीजी सिलेंडर की रेगुलर सप्लाई की जा रही है। ये संकट सीधे ईरान युद्ध से जुड़ा हुआ है। भारत में हर साल 31.3 मिलियन टन यानी 313 लाख टन एलपीजी की खपत है। इसका 87% हिस्सा रसोई घरों में इस्तेमाल होता है। 13% हिस्से का कमर्शियल इस्तेमाल होता है, जैसे रेस्टोरेंट, होटल में इनकी खपत होती है। भारत में हर दिन रसोई गैस के 60 लाख सिलेंडर की सप्लाई होती है। हरियाणा में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों को एक-एक सीट पर जीत हासिल हुई है, जबकि तीसरे उम्मीदवार की हार हुई। चंडीगढ़ में देर रात तक चली वोटों की गिनती में बीजेपी के संजय भाटिया ने जीत हासिल की। वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस के करमवीर बौद्ध जीते। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी का समर्थन था। कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। कांग्रेस का 1 वोट रद्द हुआ। हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव में आईएनएलडी के 2 विधायकों ने वोटिंग नहीं की, इसलिए जीत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या 30 हो गई थी। कांग्रेस के पास 37 एमएलए हैं, जबकि बीजेपी के पास 48, इसीलिए दोनों पार्टियों की एक-एक सीट पर जीत तय थी और वही हुआ भी। बीजेपी के संजय भाटिया को 39 वोट मिले तो कांग्रेस के करमवीर बौद्ध को 28 वोट मिले। तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को 16 वोटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस ने जहां इस जीत को अग्नि परीक्षा बताया, तो बीजेपी ने कांग्रेस का अपने ही विधायकों पर से भरोसा उठ जाने का इल्जाम लगाया। मैं बधाई देता हूं दोनों प्रत्याशियों को, विजय हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों प्रत्याशी हरियाणा के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। 1 वोट से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे सतीश नांदल जी, 1 वोट से मात्र हार हुई है। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए हैं। और इतना ज्यादा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं, 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए हैं। और किस प्रकार से प्रभारी, सह प्रभारी, स्वयं विपक्ष के नेता अपने आप ही किस तरीके से जकड़ करके रखा है। 2 सीट थी, एक बहुमत के हिसाब से एक कांग्रेस की थी, एक बीजेपी की थी। शुरू से कह रहे हैं तीसरा कैंडिडेट करके इन्होंने वोट चोरी का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों ने उसको असफल कर दिया। अग्नि परीक्षा थी हरियाणा में कांग्रेस की, वो अग्नि परीक्षा पास कर दी। और बंगाल चुनाव में बीजेपी ने 144 नामों को अपनी पहली लिस्ट में जारी कर दिया है। बीजेपी की लिस्ट में खास बात यह है कि पिछले चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। नंदीग्राम और भवानीपुर से मैदान में है।
इधर पार्टी की पहली लिस्ट आते ही अलीपुरद्वार के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। अपने पसंद के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिए जाने के चलते नाराज कार्यकर्ताओं ने अलीपुरद्वार कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़, टेबल और कुर्सियों पर गुस्सा उतारते कार्यकर्ता। पार्टी के दफ्तर में लगे पंखे पर कुर्सी से वार करते वर्कर। ऑफिस के भीतर तोड़फोड़ के बाद बाहर आगजनी करते समर्थक और पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार बीजेपी ऑफिस की है और यह हंगामा बरपा है बंगाल चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में पारितोष दास को उत्तर बंगाल की अलीपुरद्वार विधानसभा सीट से कैंडिडेट बनाया, लेकिन हंगामा कर रहे लोग पार्टी के फैसले से नाराज हैं। नाराजगी इस कदर है कि सोमवार रात कार्यकर्ताओं के एक समूह ने पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। एक तरफ पार्टी की पहली लिस्ट के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी, तो वहीं बीजेपी ने बंगाल चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई का मंच तैयार कर दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया था। इसके बाद ममता बनर्जी बाई इलेक्शन में भवानीपुर सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची, लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे। यानी ममता बनर्जी अगर इन दोनों में से किसी भी सीट से लड़ती हैं तो शुभेंदु अधिकारी से ही मुकाबला होगा। ऐसे में टीएमसी अपने सबसे बड़े नेता के सामने बीजेपी के सबसे हाई प्रोफाइल लीडर को लड़ाने के फैसले से तिलमिला गई। वन डिफीट और बोथ डिफीट, इस बार उनको बोथ डिफीट, पार्टी का भी और उनका दोनों जगह से ये डिफीट उनका एकदम पक्का है। सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में लड़ेंगे तो पब्लिसिटी में रहेंगे। ये पब्लिसिटी के लिए लड़ रहा है। वो नंदीग्राम भी हारने वाला है और पूरा बंगाल में भाजपा हारने वाला है, इसीलिए उसका कोई एडिशनल सिग्निफिकेंस नहीं है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में शुभेंदु अधिकारी को 2 सीटों से लड़ाया है, तो दिलीप घोष को खड़गपुर सदर से मैदान में उतारा है, जबकि अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण से टिकट दिया गया है। वहीं आसनसोल उत्तर से कृष्णेंदु मुखर्जी, बोलपुर से दिलीप कुमार घोष तो कलिता मांझी को औस ग्राम से टिकट दिया गया है। हालांकि पहली लिस्ट आने के साथ ही बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता नाराज भी दिख रहे हैं, जिनको लेकर पार्टी डैमेज कंट्रोल में लगी है। चुनाव आयोग के जरिए पश्चिम बंगाल के अफसरों के ट्रांसफर से बौखलाई सीएम ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। सीएम ममता बनर्जी ने चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के पदों में बदलाव के बारे में आयोग से पूछा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत न होने के बावजूद उनका ट्रांसफर क्यों किया गया। चुनाव आयोग ने बंगाल में पहले चीफ और होम सेक्रेटरी को हटाया तो अगले दिन बड़े लेवल पर प्रशासनिक फेरबदल के आदेश दिए और फिर ममता बनर्जी के करीबी बंगाल के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती, होम सेक्रेटरी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर समेत 6 अधिकारियों को हटा दिया गया। चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती की जगह दुष्यंत नारियाला को नया मुख्य सचिव बनाया। जगदीश मीणा की जगह 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर संघमित्रा घोष को गृह सचिव के तौर पर जिम्मेदारी दी। पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता बंगाल के एक्टिंग डीजीपी बनाए गए।
ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के आदेश को बंगाल के खिलाफ एक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि महिला चीफ सेक्रेटरी को हटाकर चुनाव आयोग ने बंगाल की मातृशक्ति का अपमान किया है। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां होली के दिन हुई हिंदू युवक की हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ उत्तम नगर के लोगों ने तरुण की हत्या के विरोध में देर रात कैंडल मार्च निकाला, तो दूसरी ओर प्रहलादपुर में हिंदू संगठनों ने श्रद्धांजलि यात्रा निकाली। आपको बता दें कि होली के दिन दिल्ली में 2 हिंदू युवकों की हत्या हुई थी और दोनों ही हत्याओं का आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर है। हिंदू संगठनों का कहना है कि हिंदू युवक को टारगेट करके मारा जा रहा है। ऐसे में लोगों ने मामले में सख्त एक्शन की मांग की है। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा है। हाथों में पोस्टर, बैनर और भगवा झंडे हैं। नारेबाजी हो रही है। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं और न्याय की मांग की जा रही है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां एक और उत्तम नगर में हुई तरुण की हत्या को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, तो दूसरी ओर प्रहलादपुर में विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतरा और सूरज की हत्या को लेकर श्रद्धांजलि यात्रा निकाली। दरअसल होली के दिन राजधानी दिल्ली में एक नहीं 2 हिंदुओं की हत्या हुई थी। एक हत्या उत्तम नगर के तरुण की हुई थी, तो दूसरी हत्या प्रहलादपुर में सूरज कुमार की गई थी और दोनों ही हत्याएं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की। जानकारी के मुताबिक सूरज दोपहर में घर से होली खेलने निकला था, लेकिन देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटा तो पता चला कि 5 से 6 मुस्लिम युवकों ने सूरज को मार डाला और मौके से फरार हो गए। 6:30 बजे, पौने 7 बजे शाम को पता चली इस बात को। कितने बजे करीब की घटना है? कितने बजे उसके साथ मारपीट हुई? ये सब पता नहीं, पर जो लोगों जो बता रहे वहाँ के की जगह से इसको सारे घर से ये गए निकल के 2:30 बजे, उसके बाद लौट के ना आए। मुझे पता चली वही 6:30 पौने 7 के बीच में। फिर मैं गया भगता हुआ तो वहाँ ज़मीन पे पड़ा हुआ था नाले के पर, जब वो तो वहीं से डेड कर वहीं ख़त्म हो गया था वो तो। जब आप गए थे तब तक उसकी डेथ हो गई? हाँ, हो गई थी। आपको पता चला कि कौन लोग थे जिसने मारपीट की आपके बेटे के साथ? हाँ, जो पकड़ा गया एक शादी के नाम की लड़का इसी है और इनके साथ ही और 4-5 लोग और हैं इसमें 4 लोग। वो भी यहीं आसपास के रहने वाले? आसपास के ही हैं सब। कोई पहले से इन लोगों को कोई रंजिश या कोई? नहीं, कुछ भी नहीं पहले से। घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। वहीं मामले की जानकारी के बाद से हिंदू संगठन एक्टिव है। संगठन ने इलाके में सूरज की श्रद्धांजलि यात्रा निकाली, जिसमें इलाके के सैकड़ों लोग शामिल हुए। लोगों का कहना है कि हिंदुओं की हत्या को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज के लोग अब जाग गए हैं। होली वाले दिन 2-2:30 बजे के करीब में सूरज अपने घर से निकला और उसके बाद उनको कोई जानकारी नहीं थी। 6:30-7 बजे के करीब में उनको पता चला, तब वो गए स्पॉट पे तो पता चला उनके बेटे की हत्या कर दी। इस घटना से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज भी आ रहा है, जिसमें मुस्लिम समाज के 3-4 लड़कों ने उसके साथ मारपीट की है और उसके बाद वहाँ से वो लोग फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर लिया है, एक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और जितने हिंदूवादी संगठन हैं उनके द्वारा आज पुल प्रहलादपुर में एक रैली निकाली गई थी और उसके बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और सीधे सीधे शब्दों में ये कहा गया है कि हर हिंदुओं के हर पर्व त्योहार में जिस तरह से हमले हो रहे हैं उनको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में पुलिस ने सादिक नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि हिंदू संगठनों का आरोप है कि हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट कर मारा जा रहा है और पुलिस कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है। इस्लामिक जिहादी तत्व जो है चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे हैं। ये दक्षिणी दिल्ली का वो इलाका है जो शांतिपूर्ण इलाका माना जाता है। यहाँ पर एक निर्दोष हिंदू को अकेला पा करके और पीछे पड़ के उसको जिस तरह से मारा कूटा और उसके बाद में उसको नाले में डालने की कोशिश करी थी, ये बेहद दुर्दनाक है और इन घटना पर पुलिस प्रशासन शासन का प्रारंभ में संज्ञान न लेना वो भी चिंताजनक है। लेकिन हमें हालांकि संतोष है कि बाद में एक कार्रवाई उन्होंने की और हमारा प्रतिनिधिमंडल विश्व हिंदू परिषद को वहाँ से मिला डीसीपी से, तो उसके बाद उन्होंने धारा जो हत्या की धारा भी लगाई है और इस अपराधी को बेल न मिले इसके लिए भी कोशिश की है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए पिछले 1 दशक के अंदर 5 दर्जन से अधिक हिंदुओं की हत्या हो चुकी और आप अभी तक जो है ना किसी को भी फांसी नहीं हुई। तरुण और सूरज की हत्याओं को लेकर लोगों में गुस्सा है। कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि यात्रा निकाली जा रही है। देखना है कि मामले में पुलिस आरोपियों को कब तक पकड़ती है और क्या कार्रवाई की जाती है।